चलें जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आई गेस कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जी, 26 आ गए। आज का जो हमारा लेक्चर है, चलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रखता, थोड़ा सा ही आज पढ़ेंगे क्योंकि मुझे कल एक सिफारिश आई है आप लोगों की कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसकी वजह से आप लोगों ने वो भी थोड़ी सी तैयारी तो करनी होगी, चलें मान लेते हैं। तो चलें अब सिलेबस इसको हम स्लो कर देते हैं, ये नहीं मैं कि थोड़ा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 या 2 टॉपिक्स पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का चैप्टर आज खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी वही स्लाइड्स हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, और ये आपको याद होंगी, आपके सामने से स्लाइड गुजर रही हैं। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ईओक्यू मॉडल, आपको याद होगा ईओक्यू मॉडल, और उसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी और उसकी हमने एक वीडियो भी देखी थी और वो लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। तो ईओक्यू क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज करें तो द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज द नेम सजेस्ट इज द क्वांटिटी दैट शुड बी ऑर्डर्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, फिर इसमें मैंने ना आपको एक ईओक्यू विद डिस्काउंट की एग्जांपल भी दी थी, आपको याद होगा, तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा बेटा पिछली, और एग्जाम से पहले तो देखनी है चले, लेकिन बेहतर है कि आप साथ साथ देखते रहा करें, रिवीजन होती रहती है। नाउ टुडेज टॉपिक, अच्छा अब ईओक्यू में अगर किसी को कोई सवाल है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड थी, तो ईओक्यू में अगर किसी को सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है जी, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, तो आप ईओक्यू में कोई सवाल हो अगर किसी को तो वो मेरे से पूछ सकता है भी, चैट में पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क वर्बली देन यू कैन रेज योर हैंड यूजिंग द रेज हैंड ऑप्शन। किसी को कोई सवाल नहीं है जी ईओक्यू से रिलेटेड? चलें जी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीऑर्डर लेवल। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद वो मेरा ख्याल लेक्चर भी नहीं अभी तक देखा, ये वाला भी पता नहीं कोई देख रहा है या नहीं। चले, हमारा तो फर्ज है लेक्चर, मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ कि आप लोग बाद में यूट्यूब पे देख लें इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग लाइव। सो अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल, द नेक्स्ट टॉपिक इज रीऑर्डर लेवल एंड इट इज आल्सो मैनेजमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक, एंड इन this management technique we focus on ordering, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर भी आप ऑर्डरिंग पे फोकस करते थे, और ये भी एक ऑर्डरिंग टेक्निक है। ठीक है, और ये ईओक्यू से हटके नहीं है, ये ईओक्यू का ही नेक्स्ट स्टेप है। तो अगला जो मरहला है ईओक्यू इस्टेब्लिश करने के बाद, वो है एक्चुअली ऑर्डर कर देना। तो हमें कितना ऑर्डर करना है ये तो पता चल गया थ्रू ईओक्यू मॉडल। अब सवाल दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कितना करना है ये तो पता चल गया, हमें कब ऑर्डर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू ऑर्डर, और ये भी एक बड़ी टेक्निकल और क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे ऑर्डर करेंगे तो आप बहुत सी मिसमैनेजमेंट से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे द वर्स्ट केस सिनेरियोज व्हेन यू डू नॉट ऑर्डर on the right time is number one, that you may run out of stock, you may run out of material for production। तो आपको इतना लेट नहीं करना ऑर्डर कि आपके पास मटेरियल ही ना कोई रहे। सेकेंडली, आपको बहुत पहले भी नहीं कर देना, क्यों? उससे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पहले भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना, तो कब करना है जी ऑर्डर, आपको ये बताएगा आपको री ऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट, और उसके लिए आपको ऑर्डर लेवल्स को समझना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लेवल्स को समझना पड़ेगा। सो चलें, री ऑर्डर लेवल मैं आपको ये बताता चलूं, जैसे नेम एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट इट इज द पॉइंट ऑफ टाइम और द पॉइंट ऑफ you can say inventory management when we will place the order। वो इन्वेंट्री पोजीशन जब हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे,
तो कब हमें ऑर्डर प्लेस करना है वो हम उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे इन्वेंट्री लेवल्स को। अच्छा एक मिनट दीजिए, मैं आपके सामने एक और, अच्छा चले एक सवाल आ ही गया, उस सवाल का मैं पहले वो क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ईओक्यू में 28.3 आया था, तो इसमें 28 और 29 का नहीं समझ आया। आज अब देखिए 28.3 तो नहीं आप ऑर्डर करेंगे, आप पूरी चीज ही ऑर्डर करेंगे ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि जी 28 कैप्स की अगर मैं बात कर रहा था तो 28 कैप्स करते पूरे और एक को जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके 0.3 मुझे दे दें, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो आपको या 28 करना है या 29 ऑर्डर करना है, ठीक है। तो उस केस में हमने एक छोटी सी डिबेट की थी कि 28 करना है या 29, ये कोई इतनी जरूरी नहीं थी, बट एक कॉन्सेप्चुअल डिबेट थी कि आप 29 ऑर्डर इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी यूजेज 28.3 है, ज्यादा है 28 से, तो आपको 29 ऑर्डर करना है। लेकिन दूसरे केस में हमने ये भी देखा कि अगर हम 29 ऑर्डर करेंगे तो अगेन वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, 28 पे कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी, और ईओक्यू का मतलब ये मिनिमम कॉस्ट। तो फिर दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि आप 28 ऑर्डर कर लें, लेकिन फिर जो आखिरी ऑर्डर होगा वो आपको कोई 33.4 का ऑर्डर करना पड़ेगा, जो 0.33 करके कमी रह जाएगी ऑर्डर में, वो फिर आखिरी ऑर्डर में आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन बेहतर ये होता है यूजेज के हिसाब से कि आप 29 का ऑर्डर करें। हाँ, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा तो आखिरी ऑर्डर आप उस हिसाब से कम कर देंगे। तो इसीलिए बेहतर है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसको राउंड अप कर लें आप ईओक्यू को, रादर देन राउंडिंग इट डाउन। अच्छा चलो जी, बढ़ते हैं आप रीऑर्डर लेवल की तरफ, और उसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यार एक मिनट, इसमें ना असल में काफी भूल गया हुआ है। हाँ चलें जी, ये वाइट स्क्रीन आपके सामने आ रही है। जी, तो चले मैं अब आपको समझाता हूँ एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग लेवल्स, और उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डरिंग लेवल्स का। ये मिसाल के तौर पे एक इन्वेंट्री बार है, ठीक है। आपने एक कोई कंटेनर नहीं है ये, लेकिन ये एक इन्वेंट्री बार है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा जी, सो ये एक इन्वेंट्री बार है और ये आपको इन्वेंट्री लेवल्स बता रहा है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं दिस इज इन्वेंट्री बार। अब एक ये लेवल है बेटा, वाह इतनी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। दिस इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये फॉर एग्जांपल जी, ये आता है हमारे पास 150, मिसाल के तौर पे, ये सारा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि ये कंपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी रखती है इन्वेंट्री को होल्ड करने की किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, वो है 150 यूनिट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये रिमोट है, ये मेरे हाथ है इसी का। अब ये रिमोट जो है, ये कंपनी जो एसी वाली कंपनी है, वो मैक्सिमम अपने पास 150 रख सकती है एक टाइम में। इससे ज्यादा उसके पास ना कैपेसिटी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है उसके लिए। अगर वो इससे ज्यादा इन्वेंट्री रखेगी तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती रहेगी। तो एट एट वन टाइम, अच्छा दिस इज नॉट ईओक्यू, ये है जो मैक्सिमम एक कंपनी अपने पास रख सकती है। कैपेसिटी देखनी है, वेयर हाउस देखना है, अपना एम्प्लॉइज देखने हैं, सुपरवाइजर फोरमैन देखने हैं, तो ये वो मैक्सिमम है जो एक कंपनी अपने पास रख सकती है, 150 यूनिट्स। अच्छा, फिर
एक होती है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी, ये है एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, ये वो यूजुअल इन्वेंट्री है जो कंपनी अपने पास रखती है। मिसाल के तौर पे ये है जी 100, यूजुअली कंपनी के पास इतनी इन्वेंट्री होती है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री को इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस सिर्फ आपको बताना था कि ये यूजुअल इन्वेंट्री है, इसको मैं अरेज ही कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। अच्छा, इसी तरह बेटा एक होता है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। इससे नीचे कंपनी, अच्छा जी, इससे नीचे कंपनी अपनी इन्वेंट्री रखना नहीं चाहती, इससे नीचे कंपनी अपनी इन्वेंट्री रखना नहीं चाहती, तो इसको वो कह देते हैं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मिसाल के तौर पे ये है जी 20, यानी कंपनी 20 से नीचे अपनी इन्वेंट्री जाने नहीं देगी या जाने नहीं देना चाहती। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है कि इन्वेंट्री इससे नीचे चली जाती है। होता नहीं है, अमूमन क्या होगा, जैसे 20 पे आएगी इन्वेंट्री तो कंपनी नई इन्वेंट्री ऑर्डर कर देगी या उसके अरेंजमेंट कर देगी। लेकिन कभी कभार अगर इससे भी नीचे आ जाए इन्वेंट्री लेवल, तो इसको हम कहते हैं जी डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, इसको हम कहते हैं डेंजर लेवल। अब मिसाल के तौर पे ये है जी 10, खतरे की घंटी बज चुकी है, अब बाय हुक और बाय क्रूक इन्वेंट्री का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे आके कंपनी से अरेंजमेंट ना हुई इन्वेंट्री की, तो बेटा ये 10 जो है ये भी अगर खत्म हो गया, अब आप एक पोजीशन में आ जाएंगे जिसको हम कहेंगे स्टॉक आउट। जैसे टेक्स्ट ही लिख लेता हूं। अच्छा जी, ये है स्टॉक आउट। इस सिचुएशन को जहां पे आपके पास इन्वेंट्री 0 रह जाए, इसको हम कहते हैं कि यू आर आउट ऑफ स्टॉक, योर इन्वेंट्री लेवल्स आर फिनिश्ड। आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, अब आगे ऑर्डर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कंपनीज इस स्टॉक आउट से बचना चाहती है। वो क्या करेंगी, वो कहेंगी यार हमें पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए। हमें ऑर्डर कब करना चाहिए, हम 20 तक अपनी इन्वेंट्री से नीचे, इसको 20 से नीचे नहीं जाने देना चाहते। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको 20 पे ही ऑर्डर करते हैं। ठहरे जी, मैं क्वेश्चंस ले लूं। अच्छा यार, ये मैं एक बात बता दूं, आज ये जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो ना, ये हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं क्योंकि हमारा FIA के साथ एक लाइजन बन गया है। तो बहुत से ऐसे फेक ईमेल्स भी हमने पकड़े हैं, उन बच्चों को वार्निंग्स भी मिली हैं क्योंकि वो बच्चे थे पहली दफा, उनको वार्निंग मिली है। तो अब हमें ये सख्ती से, ये ना मेरे साथ तो चले कम होता है, थैंक यू फॉर दैट, आप लोगों की मेहरबानी, लेकिन बाकी टीचर्स के साथ बहुत ज्यादा भी होता है कि आप लोग ये बीच में चैट के अंदर जो मजाक करते हैं। तो भाई FIA के साथ हमारा लाइजन है, एंड हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स की शिकायत भी की है, फेक ईमेल्स भी पकड़े हैं। क्योंकि IP एड्रेस लोकेट करना बहुत आसान है, अगर आप समझ लें कि ऐसा नहीं हो सकता तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा आजकल के दौर में। और एक सरकारी इदारा, इतना बड़ा इदारा, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ऐसी हरकत अब करेंगे तो हमें कहा गया कि आपको रिपोर्ट किया जाए, और आपको इजीली, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को इजीली
इस टाइम जितने भी मोबाइल हैं इस टाइम, या लैपटॉप या मोबाइल इस टाइम कनेक्टेड हैं, उन सबके आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को अब ये हरकत ना करें, बड़े हो गए, अब आप वैसे भी अच्छी नहीं लगती हरकत, तो आप लोग पकड़े भी जाए किसी और टीचर की क्लास में तो खास तौर पे ना करना। मैं तो चलो फिर भी मजाक थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो बाकी टीचर्स की क्लास में ऐसी हरकत ना करना। ओके, चलो जी, हैविंग सेड दैट, तो अच्छा जी, सवाल ये था कि अब कहाँ पे हम इसको ऑर्डर करें। ठीक है यार, एक मिनट, जरा चार्जिंग कम है, मैं जरा वो ले आऊँ, चार्जर ले आऊँ। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। सर अपना माइक ऑन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी जी, सॉरी सॉरी, चले। हाँ जी, मैंने ये बात की थी कि ये है आपका इन्वेंट्री बार, और ये कोई ऐसा इन्वेंट्री बार नहीं होता जो कंपनीज के अंदर डिस्प्लेड होता है। तो ये बेटा, ये एक फर्जी मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे बनाया है। इन्वेंट्री लेवल बार एक चार्ट कह लें, इसको ग्राफ कह लें, जो भी कहना चाहें समझाने के लिए। तो मैंने ये जिक्र किया कि एक कंपनी इस सिचुएशन से बचने के लिए, जिसको हम स्टॉक आउट कहते हैं, ये है जी स्टॉक आउट, इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि वो अपना एक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल डिटरमिन कर लेती है। यानी इस कंपनी के मुताबिक हमारा लेवल जैसे ही 20 होगा, पहली बात ये 20 से कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 20 जैसे ही होगा हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इन्वेंट्री लेवल 20 से कम हो। लेकिन क्या कंपनी को 20 पे आके ऑर्डर करना चाहिए? यानी क्या कंपनी का रीऑर्डर लेवल 20 होना चाहिए? तो बेटा, इसके लिए ये मिसाल है कि इस कंपनी ने जैसे ही यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री उसके पास 20 आए, नया ऑर्डर कर दिया। अब वो रखना नहीं चाह रहे थे 20 से कम, बट हुआ क्या, दैट द सप्लायर वुड ऑब्वियसली टेक सम टाइम, especially if the inventory is sophisticated। यानी अगर तो आपकी इन्वेंट्री बहुत ही टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं भी है चले,
स्टिल सप्लायर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आपने क्या कहा, आपने जैसे ही लेवल 20 पे आया, आपने नया ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर कितना किया आपने, यहाँ पे ऑर्डर याद रखिए आप हमेशा करेंगे ईओक्यू, जो आप पिछले स्टेप में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वो था जी 50 यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो है 50। तो आप इसको 20 को ऑर्डर कर देंगे, 50 यूनिट्स मजीद, तो आपका लेवल 70 पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप यूज करना शुरू करेंगे, फिर 20 पे आएगा, फिर ऑर्डर कर देंगे, फिर लेवल 70 पे आ जाएगा। तो इस तरह चलता रहेगा। जैसे ही लेवल 20 पे आएगा आप 50 मजीद ऑर्डर कर देंगे, 70 एंड सो ऑन। दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट द ईओक्यू एंड रीऑर्डर लेवल। लेकिन एक मसला है कि कंपनी अपना इन्वेंट्री लेवल 20 से कम रखना नहीं चाहती, तो 20 पे नहीं वो ऑर्डर करेगी, फिर किस पे ऑर्डर करेगी? और क्यों नहीं 20 पे ऑर्डर करेगी? क्योंकि सप्लायर वुड टेक सम टाइम टू फिनिश दैट ऑर्डर, टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यू। आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए कंपनी को एक वो लेवल चाहिए जहां पे कंपनी अगर अपना माल ऑर्डर कर दे तो वो अपनी इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर कंपनी ने 20 पे ऑर्डर किया तो सप्लायर कहता है जी कि मुझे 5 दिन लगेंगे, 5 डेज। इसको हम क्या कहते हैं जी, मैं लिख ही लेता हूं, इसको हम कहते हैं लीड टाइम। वो जो टाइम सप्लायर मांगता है या लेता है आपको माल डिलीवर करने में, इसको कहते हैं लीड टाइम। अच्छा, अब आपने तो ऑर्डर किया 20 पे, सप्लायर ने कहा मुझे 5 दिन चाहिए ये 50 यूनिट बनाने के लिए। तो सप्लायर जब ये माल बनाएगा उस दौरान आपकी कंपनी तो नहीं बंद हो जाएगी, फैक्ट्री तो नहीं बंद हो जाएगी, आप मजीद इस लेवल में से, आप इस लेवल में से मजीद इस्तेमाल करेंगे तो ये लेवल 20 से कम होता जाएगा। और बेटा अगर आपका यूजेज, जो डेली यूजेज है, अगर वो 4 यूनिट्स या उससे ज्यादा निकला तो क्या होगा, 5 दिन के अंदर आप कितना यूज करेंगे? 5 दिन के अंदर आप यूज करेंगे 5 इंटू 4 20 यूनिट्स, और अल्टीमेटली आप फिर स्टॉक आउट में चले जाएंगे। तो फायदा क्या हुआ जी एक इन्वेंट्री लेवल बनाने का और रीऑर्डर लेवल बनाने का 20, जब आप फिर स्टॉक आउट पे चले गए। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझना भूल गए कि एक लीड टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। लीड टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी सप्लायर को थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। और अगर उसको 5 दिन चाहिए तो 5 दिन में फी दिन आपकी यूजेज है 4 यूनिट्स, तो 5 दिन में आप 20 यूनिट यूज कर लिया, यानी आप तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, या उससे ज्यादा अगर हुआ तो उससे पहले भी स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इन 5 दिनों को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर करें। यानी ये जो 5 दिन की इन्वेंट्री आपको चाहिए 20 यूनिट, ये आप ऑर्डर करें पहले। तो ये तो चले आपने जो 20 यूनिट्स ऑर्डर किया, ये तो बड़ा अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? कि 5 दिन ही लगते हैं आपके सप्लायर को आपको डिलीवर करने में, और 1 दिन की यूजेज आपकी 4 दिन है, तो आप चांसेस आर वेरी रेयर कि आप स्टॉक आउट होंगे। यानी आपने सही लेवल पे ऑर्डर किया, 20 है जो कि इससे आप स्टॉक आउट से बचने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आता है एक और ज़हन में कि सर अगर ये 5 दिन का 6 दिन हो गया या इवन 5.5 दिन भी हो गया तो फिर भी हम स्टॉक आउट हो गए, तो हम क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर जल्दी करें और थोड़ा सा पहले ऑर्डर कर दें,
या थोड़ा सा 20 से पहले ऑर्डर कर दें, 20 लेवल के आने से पहले ऑर्डर कर दें तो बेहतर होगा। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक, इन केस द सप्लायर इज लेट, आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा का माल भी अपने पास रखते हैं। अच्छा, अब इसको हम वापस आते हैं स्लाइड की तरफ और इसका एक फॉर्मूला आप देख लेते हैं। चलिए जी, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये आपके सामने है। फॉर्मूला इज लीड टाइम इनटू डेली यूजेज, जो कि इस केस में देखें, अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो आपका लीड टाइम था 5 डेज इनटू डेली यूजेज। हमने बताई हमारी कंपनी की मैक्सिमम डेली यूजेज है 4 यूनिट्स, तो हमारा रीऑर्डर लेवल आता है 20 यूनिट्स। इन केस आप 20 यूनिट्स पे ऑर्डर करते हैं तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन, दैट इज अ गुड ऑप्शन, नॉट अ बेटर ऑप्शन, कि आपके पास स्टॉक आउट से पहले उम्मीद है कि माल पहुंच जाएगा। अभी सेफ्टी स्टॉक वाले को साइड पे रखें। इसकी एग्जांपल एक और नीचे है। फॉर एग्जांपल एबीसी एक्सपीरियंसेस एवरेज डेली यूजेज ऑफ इट्स प्लास्टिक कैप्स ऑफ 100 यूनिट्स एंड द लीड टाइम फॉर प्रोक्यूरिंग न्यू यूनिट्स इज 8 डेज। यानी 100 यूनिट्स जो है वो रोज की यूजेज है और लीड टाइम 8 यूनिट्स है। तो बेटा कब ऑर्डर कर देना चाहिए? जब इस कंपनी के पास 100 इंटू 8 यानी 800 ढक्कन रह जाएंगे, 800 कैप्स रह जाएंगे, तो इसको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि ये स्टॉक आउट से बच जाएगी कंपनी। देखिए जी, व्हेन प्लास्टिक कैप्स इन्वेंटरी लेवल डिक्लाइंस टू 800 यूनिट्स इन स्टॉक, ABC company should order more units. By the time the additional units arrive in 8 days, the on-hand inventory balance should have declined to 0. अच्छा जी, हमारा ये सेशन अगर खत्म हो गया बीच में तो आप रीजॉइन कर लीजिएगा। 10-15 मिनट का एक और सेशन है, तो उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। मीनवाइल मैं इसके सवाल ले लूँ, 1 मिनट। नहीं, कंपनी अभी 20 पे ऑर्डर कर रही है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कंपनी को अभी सेफ्टी स्टॉक पढ़ते हैं कि 20 भी एक रिस्की काम है। अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि 20 पे ऑर्डर कर देना चाहिए, 20 हमारा रीऑर्डर लेवल है, बट बेहतर ऑप्शन ये है कि 20 से थोड़ा ऊपर ऑर्डर करें। अब ये जो आपने बात की ना 30-25, बेटा ये 30-25 भी जरूरी नहीं है, हो सकता है एक और इन्वेंट्री लेवल हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 30 करना है या 25 करना है, वो अगली स्लाइड के अंदर उसकी भी एग्जांपल मौजूद है। तो चलें जी, अगर ये हमारा सेशन खत्म हो जाए आप रीजॉइन कर लीजिएगा। मीनवाइल आप लोगों को ये मैं दोबारा बता दूं कि रीऑर्डर लेवल इज दैट, समराइज कर रहा था कि व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। जी, तो रीऑर्डर लेवल इज द इन्वेंट्री लेवल at which the company should place new order in order to avoid stock out। वो इन्वेंट्री लेवल आपके पास जहां पे आप अगर ऑर्डर प्लेस करें तो आप स्टॉक आउट नहीं होते। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी आपको मजे की मिसाल, क्योंकि आप गुजरांवाला के लोग हैं तो आपको खाने पीने की मिसालें जल्दी समझ आती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आप लोग खा रहे हैं, कढ़ाई खा रहे हैं जी, और रोटियां आ रही हैं, तो आप लोग 3 दोस्त हैं, वो 3 रोटियां रख जाता है, या चले 5 रोटियां रख जाता है। अब नई रोटियां कब आनी चाहिए? ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गुजरांवाला के लोगों के लिए। और आप लोग कहते हैं जी कि देर भी नहीं होनी चाहिए और पहले भी नहीं आनी चाहिए। पहले आ गई तो ठंडी हो जाएंगी, देर होगी तो भूख खराब हो जाएगी। तो आप लोगों ने बड़ा, ये तो गुजरांवाला के लोगों के अंदर वो बिल्ट इन है ना, ये वाला रीऑर्डर लेवल, कि आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के साथ ऑर्डर करना है वेटर को। कब ऑर्डर करना है? जब आप समझेंगे यार अब इसको लाने में इतना टाइम लगेगा रोटी, और उतनी देर में ये जो रोटी है, ये रोटियां ये खत्म हो जाएंगी। तो जब वो रोटी लाएगा तो हमारे पास ताजा ताजा रोटियां मौजूद होंगी, कम भी नहीं होंगी, खत्म भी नहीं होंगी, आई मीन, और पहले आके ठंडी भी नहीं हो जाएगी। तो ये ही कॉन्सेप्ट है जी रीऑर्डर लेवल का, कि आपने वो रोटियां ऑर्डर कब करनी है। तो आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि जब 1.5 रोटी रह जाए, यानी आधी आधी फी दोस्त अगर रोटी रह जाए, तो हमें नई
3 रोटियां या 4 रोटियां ऑर्डर कर देनी चाहिए। अच्छा, अब ऑर्डर कितनी करनी है? EOQ 4 रोटियां आप कह लें या 3 कह लें, जितनी भी आपको लगता है कि उसमें बेहतरीन टेस्ट रहेगा। तो ये है जी कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्डर लेवल विदाउट सेफ्टी स्टॉक, कि जब आपके पास माल है तो आप ऑलमोस्ट स्टॉक आउट हो जाएं, लेकिन स्टॉक आउट हुए नहीं होते। बट हमने बात की कि स्टॉक आउट होने का खदशा भी मौजूद है। मतलब अगर वो जो वेटर था वो भूल गया या वो आधा मिनट लेट हो गया तो बेटा आप लोग तो फिर रोटियों के बगैर रहेंगे। तो आप इस चीज को, इस खदशे को जहन में रखते हुए सेफ्टी स्टॉक यानी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स अपने पास रख लेते हैं और तब ऑर्डर कर लेते हैं। यानी अब आप पिछले केस में 20 पे ऑर्डर नहीं करेंगे, किस पे ऑर्डर करेंगे? या 800 पे ऑर्डर नहीं करेंगे, किस पे ऑर्डर करेंगे? आप सबसे पहले तो ये डिटरमिन करेंगे कि आपको कितना सेफ्टी स्टॉक रखना है। आप कहते हैं कि पास्ट में पता चला है कि मेरा जो सप्लायर है वो तकरीबन 1 दिन लेट हो ही जाता है या मैक्सिमम वो 1 दिन लेट हो जाता है। तो आप कहते हैं मुझे 1 दिन का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेवल रखना है। तो ये जो 1 दिन है बेटा, ये आपका सेफ्टी स्टॉक होगा। ये 1 दिन में जितना भी यूजेज आप कर लेंगे ये आपका सेफ्टी स्टॉक होगा। मिसाल के तौर पे पिछले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है, रीऑर्डर लेवल। अगर आप देखें तो ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला वही है, लीड टाइम इनटू डेली यूजेज। लेकिन इसमें आप ऐड कर देंगे सेफ्टी स्टॉक, जो कि आपका वो स्टॉक होगा जो आप जितने दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना चाह रहे हैं या जितना भी रखना चाह रहे हैं वो ऐड कर देंगे सिंपली। फॉर एग्जांपल, एक मिनट जी, एक सवाल है। नहीं, मेरा ख्याल है गलती से शायद हो गया। चलें जी। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल जो पिछली बॉटल्स कैप वाली कंपनी है, ABC लिमिटेड वांट्स टू कीप एन एडिशनल 200 कैप्स एज सेफ्टी। तो पीछे हमने रीऑर्डर लेवल कितना डिटरमिन किया था? 800 यूनिट्स। 200 वो मजीद रखना चाह रही है अपने पास सेफ्टी स्टॉक के लिए। तो रीऑर्डर लेवल क्या हो गया? सिंपल सिंपल मैथ्स थी बेटा, ये 1000 यूनिट्स। तो जैसे ही आपका इन्वेंट्री लेवल 1000 यूनिट्स पे आएगा, आपने नया ऑर्डर कर देना है। ये वो ऑर्डर होगा जिससे आप स्टॉक आउट नहीं होंगे, प्लस सेफ्टी स्टॉक भी आपने अपने पास रखा है, सप्लायर को टाइम दिया है आपने आपका ऑर्डर पूरा करने के लिए। अच्छा जी, अब सवाल लेके फिर मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा जो कि सेफ्टी रीऑर्डर लेवल की वीडियोस हैं और ये एक रिवीजन होगी आपकी। एक मिनट जी, ये बेटा 2 वीडियोस हैं, ये देखिएगा। रीऑर्डर लेवल की एग्जांपल्स भी हैं इसमें, आपके सामने काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, ये बात मैं बताता चलूं दोबारा से कि बेटा रीऑर्डर लेवल पे तो आपने ऑर्डर करना है, लेकिन ऑर्डर कितनी क्वांटिटी करनी है? EOQ। तो ऑर्डर आप EOQ ही करेंगे जो पिछले स्टेप्स में आप कैलकुलेट कर चुके हैं। चलें जी, ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर अगली वीडियो में लगा दूंगा। Is reorder point, all right, or the basic reorder point model. Remember, you can always go back to MBA. The basic reorder point model, and after this you can move on to my next video on the stock economic order quantity model. So let's start with a story. Let's say your friend Mike wants to buy basketballs from a factory and sell them to his neighborhood. He estimates he'll sell about 1,200 basketballs per year. So that is the yearly demand. At first, Mike thought of just buying a fixed 100 basketballs at the beginning of every month from the factory, which will equal his 1,200 basketballs by the end of the year. The problem is,
Mike worries that he doesn't know when he might run out of basketballs. If that happens, he'll have to wait until the next month to get a new batch of basketballs. He might end up with no basketballs to sell until the next month, when a new delivery arrives. He'll have to send customers away. His friend Lily suggests you should order a new batch of basketballs, or she says, she's a girl, right? You should order a new batch of basketballs even when you have only 50 basketballs remaining, just to be sure that you never run out. Okay? And his other friend and fishing partner, Janet, says, Lily, that's too much. Mike should order a new batch of basketballs when he has only 1 or 2 basketballs left. That should be good enough. Alright, so who should Mike listen to? Lily or Janet? Well, by the way, Lily is adorable and cute, but Janet is hot and sexy. So that makes the decision-making a little bit more difficult, a lot more difficult for Mike, because he has to choose between cute advice from a cute babe and a sexy babe. Alright, so in MBA bullshit language, Lily is suggesting a reorder point of 50 basketballs, while Janet is suggesting a reorder point of 1 or 2 basketballs. Alright? So let's say that every time Mike orders a new batch of basketballs, it takes 4 working days for the new batch to be delivered. And we call that lead time. Okay? And let's assume further that there are 250 working days each year. And remember, from earlier in the story, I already said that the demand is about 1,200 basketballs a year. So again, who should Mike listen to? Lily or Janet? For this, we use the reorder point formula, which looks like this. It's very simple. Reorder point equals the demand per year divided by the working days per year multiplied by the lead time. So all these figures are given. So we now know that the reorder point is 1,200. Based on these variables, 1,200, okay, is 1,000, demand 1,200 per year, demand. Divided by the working days per year, 250, which we get from this, multiplied by the lead time. And the lead time is 4 working days, remember? Multiplied by the lead time. And we simplify this, the same thing, okay? We simplify it, it's the same thing, it's just up here. We get the reorder point of 4.8 times 4, or 19.2. So Mike should immediately place a new order as soon as he has only 19.2 basketballs remaining. So he has to say sorry to both Lily and Janet because they are both wrong. Now, to be safe, we should round this off to the higher whole number. Well, that depends on your professor, but personally, I like to round it off to the higher whole number of 20. Okay, so Mike should immediately place a new order as soon as he has only 20 basketballs remaining. Our reorder point is 20. And the reason why I do this is because obviously you cannot purchase 0.2 of a basketball. Okay, 0.2 of a basketball. Alright, so that's as simple as it is, the reorder point. So remember to share it if you like it. On MBA Bullshit, on Twitter, we're simply known as @MBA Bullshit. Facebook.com/MBA Bullshit. And please please forward my YouTube links on your email or post it on your Facebook or any other social media which you prefer. Alright, so have a great day and अच्छा जी, ये साथ ही मैं आपको ना इसकी सेफ्टी स्टॉक की वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो ये
इसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। ये 2 मिनट की वीडियो है, ये भी देख लें। Hi, before this video, you should have already watched my other free video on reorder point, the basic. You may watch it for free on MBAbullshit.com if you haven't done so yet. You can also check out my free related video on the economic order quantity model on MBAbullshit.com. Okay, so the topic for this video is reorder points with safety stock. Remember, you can always go back to MBA Bullshit. Friend Mike, okay, wants to buy basketballs from a factory and sell them to his neighborhood. He estimates he'll sell about 1,200 basketballs per year. The problem is, Mike worries that he doesn't know when he might run out of basketballs. His other friend and fishing partner, Sexy Janet, saying in a sexy way, she says something, "Lily, that's too much. Mike can wait until he has exactly 20 basketballs left. Since 20 is exactly his safety stock, that should be good enough." Okay, so let's say that every time Mike orders a new batch of basketballs, it takes 4 working days for the new batch to be delivered. We call this lead time. And there are 250 working days in a year. And simple reminder, which I already said earlier, the demand is 1,200 balls per year, basketballs per year. Again, who should Mike listen to, Lily or Janet? For this, we use the right. So I hope you liked it. Remember to share us if you like us. On Twitter, I am MBA. जी, ये 2 वीडियोस में आपने देखा कि उसने रीऑर्डर की एग्जांपल दी। एग्जांपल थोड़ी उसने जरा फनी करने की कोशिश की थी, तो इसलिए चलो मैंने शेयर किया आपके साथ कि आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो ये था बेटा रीऑर्डर लेवल एंड दिस वाज सेफ्टी स्टॉक। और 1 मिनट में जरा वापस आ जाऊं स्लाइड्स पे। जी, एक मिनट। अच्छा, तो ये था जी आपके पास सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास है जो एक कॉन्सेप्ट रह गया है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल अगेन एक्सप्लेन कर दें। वो सेफ्टी स्टॉक की थी बेटा, तो उसमें आपने बास्केटबॉल्स का देखा, तो उसने ये बात की थी कि अगर बास्केटबॉल सप्लायर को थोड़ा टाइम लग जाए, या ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपको देखें ऑर्डर ज़्यादा आ जाए। अगर आपको एक ऑर्डर ज़्यादा आ गया है, तो आपने तो अंदाजा लगाया था कि हमें अमूमन इतना ऑर्डर आता है, इतने यूनिट्स बनते हैं, इतने यूनिट्स हमें चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल के, लेकिन आपको कभी ऑर्डर ज़्यादा आ जाए, या आपको आपका सप्लायर लेट हो जाए, ड्यू टू वट एवर रीज़न, आप कभी कभार थोड़ा सा मतलब जो लीड टाइम आपने अपने जहन में रखा होता है, इन्वेंट्री लेवल तो आपने लीड टाइम के तौर पे रखा होता है, तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए उन दिनों में जिन दिनों में सप्लायर ने आपको सप्लाई करना है, यानी लीड टाइम के दौरान आपको हो सकता है थोड़ी सी इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए हो। तो उस केस में जितनी ज्यादा चाहिए आप एक अंदाजा लगा लेते हैं, उसके मुताबिक आप उतनी ऑर्डर पहले कर देते हैं सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, ये आप वीडियो भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दोबारा देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। अच्छा, इसमें जी अब फाइनल टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है, इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी भी हमने बातें की अभी तक, ये सारी की सारी बातें थी जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, और इन समवट लोकल इन्वेंट्री की। अगर आपकी इन्वेंट्री इंपोर्टेड है, यानी आपको बाहर से माल मंगवाना पड़ता है, उस केस में आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे बेटा? उस केस में आप अपनी इन्वेंट्री को सेम उन्हीं तरीकों से मैनेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक आधी चीज, एक आधी तो नहीं, 2-3 चीजों का ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। और वो क्या है?
EOQ भी वही होगा, रीऑर्डर लेवल भी वही होगा, लीड टाइम आपको उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, टू बिन सिस्टम, ABC, जस्ट इन टाइम, सब कुछ वैसे हो सकता है जी। लेकिन एक दो एक्स्ट्रा बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो लोकल इन्वेंट्री में नहीं रखनी पड़ेंगी, उनमें नंबर 1 है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज एंड लॉस। आप पहली बात तो ये कि क्या चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं क्या नहीं, या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं उस मुल्क से जहां से आप मंगवा रहे हैं या नहीं, ये बातों का नॉलेज आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। ना सिर्फ इनका नॉलेज, बल्कि ये लॉज अपडेट होते हैं हर साल, चेंज होते हैं, इनकी चेंजेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब माल मंगवाएंगे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की पॉलिसीज या हमारी पॉलिसीज क्या है वहाँ के माल से रिलेटेड। पॉलिसीज और लॉज में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या ड्यूटीज और क्या टैक्सेस आपने पे करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्यों? क्योंकि आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कॉस्टिंग जो करनी है, उस कॉस्टिंग के अंदर इन ड्यूटीज और टैक्सेस को शामिल करना है। तो उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए और आपको अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए उनसे रिलेटेड। फिर प्रोसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि कोई चीज़ ना हम इंपोर्ट करें चाइना से, बिजनेस से सोचा, तो मैंने फिर उसको समझने की जब कोशिश की तो एक आध महीना लगा के मुझे समझ लगी कि ये प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये प्रोसेस क्या है? मिसाल के तौर पे आपने चाइना से कोई चीज़ मंगवानी है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो एक चाइना में अपना एजेंट ढूंढेंगे, वो एजेंट आपके बिहाफ पे बाइंग करेगा, फिर उस कंपनी से आप एक फॉरवर्डर को ट्रांसफर कराएंगे चाइना के अंदर, वो चाइनीज फॉरवर्डर आपको पाकिस्तान के अंदर एक फॉरवर्डर के को माल पे भिजवाएगा, वहां से एक फॉरवर्डर आपके नुमाइंदा जो कस्टम एजेंट होगा, वो भी आपको चाहिए होगा, उसको माल पहुंचाएगा। वो कस्टम एजेंट सारी ड्यूटीज और टैक्सेस पे करके क्लियरेंस करवा के आपके ट्रांसपोर्टर को माल पहुंचाएगा, और फिर आपका ट्रांसपोर्टर आपको माल पहुंचाएगा। अब इस दौरान इतने लोग हैं, इतनी बातें हैं, इतने लॉज हैं। अच्छा, फिर पेमेंट करने के अलग मेथड्स हैं, बैंक ट्रांसफर एक अलग, BT, फिर गारंटी एक अलग देनी पड़ती है, उसका क्या प्रोसेस है वो समझना है। सारा लेटर ऑफ क्रेडिट पे, LC पे काम होता है, गारंटी पे काम होता है। तो फिर पेपैल क्या है, चले ये तो ऑनलाइन की मैं बात बता रहा हूँ, इसको समझना। पेमेंट करने के तरीके डिफरेंट है। शिपमेंट 6 किस्म की है, एक फॉरवर्ड है, एक फ्रेट है, एक शिपिंग है, एक है DD डिलीवर, जो आपकी डोर डिलीवरेंस होती है। तो ये बहुत से मेथड्स हैं डिफरेंट, तो इन सब को समझना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, इस प्रोसेस को सेट करना। फिर पेमेंट मेथड जिस तरह मैंने बताया आपको, उनका ध्यान रखना है, कौन सा पेमेंट मेथड चलता है कौन सा नहीं। अब पाकिस्तान में पेपैल नहीं चलता, ठीक है, सारी दुनिया से अगर आपने चीजें मंगवानी है तो आजकल पेपैल इज द नंबर 1 थिंग, आपको पेपैल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उनको समझना, LC को समझना है, लेटर ऑफ क्रेडिट को वो बैंक के थ्रू बनवाना है, एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, फिर शिपिंग चैनल्स, वही बात जो मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी शिपिंग इन्वॉल्व होगी। एयर फ्रेट अलहदा है, एयर कैरियर अलहदा है, शिपिंग अलहदा है, पोर्ट टू पोर्ट शिपिंग अलहदा होती है। इन बातों को समझना, और फाइनली आपको एक्सचेंज रेट रिस्क, इसको ना सिर्फ समझना है बल्कि इसको मिनिमाइज भी करना है। आपने जब माल मंगवाया तो डॉलर की कीमत कुछ थी, और आपके वो ऑर्डर प्रोसेस होते हुए और वहां पहुंचते हुए आपके पेमेंट करते हुए वो रेट डिफरेंट हो गया। अब अगर तो अपवर्ड्स हुआ है तो वो बीइंग एन इम्पोर्टर आपके लिए नुकसान है, अगर तो डाउनवर्ड्स हुआ है तो बीइंग एन इम्पोर्टर आपके लिए फायदा भी हो सकता है। इसीलिए ये चीज भी ध्यान में आपने रखनी है कि एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है और एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखनी है, समझनी है। तो चलें जी, आज के लिए हमारा लेक्चर काफी है। अगर कोई सवाल है बेटा तो अभी आप पूछ लें, फिर मैं वाइंड अप करने लगा। हाँ, सेफ्टी स्टॉक का कैसे पता चलेगा कितना है? ये बेटा डिपेंड करता है आपकी इमेजिनेशन के ऊपर, या इमेजिनेशन तो नहीं, वर्किंग के ऊपर। मैंने बताया ना, अब आपने अंदाजा लगाना है कि सेफ्टी स्टॉक हमें कितने दिन का रखना चाहिए।
उसके लिए आपने क्या किया, आपने ये सोचा, पास्ट ट्रेंड्स देखे कि यार पास्ट में हमारा सप्लायर जो है ना वो मैक्सिमम अगर लेट हुआ है ना तो 2 दिन लेट हुआ है, एक आध दिन वो लेट हो जाता है, लेकिन वो 2 दिन भी लेट हुआ है, हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि आप 2 दिन का इन्वेंट्री सेफ्टी स्टॉक रख लें। अगर आपको अपने सप्लाई अच्छा, तो इसके लिए आपको वो रखना पड़ेगा ज़हन में कि कितना टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, या आपको ये पास से पता चला है या आपकी मार्केटिंग टीम ने बताया कि इस बार हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आने के चांसेस हैं जो कि इतना होगा, तो उस हिसाब से भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है वाइल कैलकुलेटिंग सेफ्टी स्टॉक, और ये आपके अपने जहन में ही है। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की बेटा थर्ड सेमेस्टर का वही सिलेबस है, पेपर भी बन चुका हुआ है आपका। कैश फ्लो का था एक सवाल, एक टॉपिक, और इसके अलावा थोड़ा सा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है रेशियोज का था थोड़ा सा, हाँ, मार्केटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का। तो वो सिलेबस हमारा क्लियर है, और मुझे जो आपस की बात है इतना याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात है, पेपर भी आपका बना हुआ है, इजी पेपर होगा, तो आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला तैयारी करें खूब। ठीक है जी, पहले जी, तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप लोग। आप पास नहीं, रेशो सारी नहीं करनी यार, रेशोज जो हमने मिड के बाद की थी वो करनी है, सारी नहीं करनी, सिर्फ मिड के बाद वाली करनी है। हाँ जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओए होए।